Hi everyone. In Anthropology lecture series for paper 2, today we are going to discuss topic 1.2 part 2. So let's begin. See, in this particular lecture, we are going to discuss about the Shiva Pathicus and Narmada man, as you can see over here. Apart from this, हमने पार्ट 1 के अंदर रामापेथिकस को ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया है. वी हैव आल्सो स्टडीड अबाउट द कंट्रोवर्सी रिलेटेड टू इट. एंड अगर आप PYQs को देखेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसके अंदर यू कैन सी दैट मेनी ऑफ द क्वेश्चंस रिवॉल्व्स अराउंड दीज 3 स्पीसीज ओनली. इसके अलावा कुछ एक क्वेश्चंस होते हैं रिलेटेड टू द इम्पोर्टेंस ऑफ शिवालिक रेंज एंड नर्मदा बेसिन that we have also covered in the part 1 of this topic 1.2. So you can go through that, and if you have been through that lecture then you can continue with this one. Apart from this, I just wanted to tell people who have confusion regarding the status of a particular topic. So for that you can go to the description box of this particular lecture or any of the video. There you can find the index, and that index contains all the details related to the videos, to the availability of your notes and everything, like which part is covered, which is not covered, and so on and so forth. So I hope that will help you. Now let's quickly jump on to the Shiva Pathicus. Ab Shiva Pathicus Now let's quickly discuss about the Shiva Pathicus. अगर शिवा पेथिकस की बात करें तो एज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द रामापेथिकस ऑल्सो कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए दैट फ्रॉम वेयर दिस फॉसिल प्रिमेट बिलोंग्स टू. सो दिस शिवा पेथिकस ऑल्सो बिलोंग्स टू द मायोसीन एपोच, बिकॉज मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था दैट शिवा पेथिकस एंड रामापेथिकस आर दी सेम, राइट. सो ये भी मायोसीन एपोच के हैं एंड टाइम फ्रेम आप यहाँ पे देख सकते हैं. इन केस अगर आप टाइम फ्रेम याद ना रख पाएँ सो दैट यू कैन से कि जो आपके शिवा पेथिकस थे ये मोस्टली आपके लेट मायोसीन को बिलोंग करते थे, ठीक है. एग्जैक्ट अगर आपको मिलियन ईयर्स अगो याद नहीं रहता है तो. ऑल्सो टू कंक्लूड जब आप आगे पढ़ेंगे देन यू विल गेट टू नो अबाउट द फाइलोजेनेटिक स्टेटस कि ये जो शिवा पेथिकस है दे आर मोस्टली रिलेटेड टू द ओरंगुटन्स, ठीक है. और ये ओरंगुटन से रिलेटेड है, नॉट टू द ह्यूमन, so that they cannot be considered as the ancestor of the human being because ये आपके ओरंगुटान को बिलोंग करते हैं. अगर आपको क्लासिफिकेशन जो हमने टैक्सोनॉमी पढ़ रखी है पेपर 1 के अंदर 1.6 टॉपिक में, उसमें हमने प्रोसीमियम और एंथ्रोपॉइड्स पढ़े थे. लेट्स शो दिस पर्टिकुलर डिवीजन. यहाँ पे हमने प्रीमेट को डिवीजन में पढ़ा था, प्रोसीमियम और एंथ्रोपॉइड. वहीं आप उसको स्ट्रेप्सिडीनी या हेल्पोहॉरिनी भी कहते हो. इसमें अलग अलग डिविजन्स होते हैं, बट हमारा कंसर्न अभी यहाँ पे ये है विच इज़ योर कैटेगरीज. अब इसमें आप ओल्ड वर्ल्ड मंकीज भी डिवाइड करते हो और एप्स एंड ह्यूमंस भी डिवाइड करते हो, और इन्हीं एप्स की कैटेगरी को यू फर्दर डिवाइड इनटू डिफरेंट थिंग्स. अब इसमें भी 2 टाइप के डिविजन्स आपको देखने को मिलेंगे. बोथ आर करेक्ट इन देमसेल्व्स. अगर आप देखेंगे कि कैटेगरीज को आप किस तरीके से अलग अलग डिविजन्स में देखते हैं तो यहाँ पे आपको 2 डिविजन्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, जो कि फर्दर आगे डिवाइड हुए. ये वाला तो आपका ओल्ड मंकी वाला हो गया, दैट इज़ नॉट योर कंसर्न एज ऑफ नाउ. ये वाला जो है जो होमिनोइडिया वाला है ये फर्दर डिवाइड होता है, जिसके अंदर हमें अगेन इस वाले से लेना देना है, ठीक है. तो इसमें आप देखेंगे होमिनिडाई से निकल के आपके ग्रेट एप्स आए जिसके अंदर आपको ये 4 टाइप्स मिलेंगे, और दूसरा ह्यूमंस आया, होमोसेपियंस जिसको आप बोलते हो, ठीक है. वहीं आप ये वाला डिवीजन में देखेंगे बिकॉज दोनों क्लासिफिकेशन है सेम, बट अलग अलग टाइम पे थोड़ी बहुत फैमिली और स्पीसीज में आपको चेंजेस देखने को मिल जाएगा. तो यहाँ पे इन्होंने ये जो ग्रेट एप्स वाली कैटेगरी थी इसको अलग से ही डिवाइड किया है, होमिनिडाई के अंदर नहीं किया है. आप यहाँ पे देखेंगे होमिनिडाई के अंदर यहाँ पे बस होमोसेपियंस आ रहा है, बट इस वाले पर्टिकुलर चार्ट के अंदर ग्रेट एप्स यानी कि जो पॉन्जिडाई वाले हैं उसको भी सब क्लासिफिकेशन में रख दिया गया है. सो आई हैव इंक्लूडेड बोथ द चार्ट सो दैट अगर आपको कहीं पे दिख भी जाता है तो यू डोंट गेट कंफ्यूज विद इट, ठीक है. तो हमारे लिए अभी क्या जानना ज़रूरी है कि ये जो पॉन्जिडाई फैमिली है, ठीक है, दिस वन, और जिसको आप ग्रेट एप्स भी बोल सकते हो, इस फैमिली को बिलोंग करते हैं आपके शिवा पेथिकस एज वेल एज द रामापेथिकस. दिस थिंग इज क्लियर एज ऑफ नाउ. Now if we talk about the discovery of Shiva Pathicus, तो शिवा पेथिकस की डिस्कवरी भी आपकी शिवालिक हिल से ही हुई थी, एंड दिस इज़ व्हाट आई
told you in the part 1 as well, because जो रामापेथिकस के फॉसिल्स जहाँ से मिले थे उन्हीं जगहों से भी शिवापेथिकस के फॉसिल्स मिले थे, एंड दैट इज हाउ यू कैन से लाइक दे आर कोरिलेटेड ऑल्सो, राइट। और इसके अलावा देर आर टर्की, चाइना, ग्रीस, केन्या, जो हमने सारी डिटेल्स डिस्कवरीज ऑलरेडी लिस्ट कर रखी हैं, पार्ट 1 को आप जाके चेक कर सकते हैं उसके अंदर। तो इन जगहों पे भी आपको शिवापेथिकस के फॉसिल्स देखे गए थे। Also, in 1982 there was a major breakthrough by David Pilbam. डेविड पिल्बम ने जो ये फॉसिल थी इसको फर्दर स्टडी किया और उस स्टडी के बाद एक पेपर पब्लिश किया, एंड उनके अकॉर्डिंग जो सिमिलैरिटीज शिवापेथिकस की थी दैट वाज मोर टुवर्ड्स द ओरंगुटान्स। और ओरंगुटान्स कौन है, हमने अभी अभी यहाँ पे ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं कि ये आपको किस कैटेगराइजेशन के अंदर देखने को मिलते हैं। ऑलराइट, what are the various types or you can say various species of Shivapeticus that was found. So ये थोड़ा peculiar है for Shivapeticus because जब आप Ramapeticus के बारे में पढ़ेंगे या नर्मदा मैम के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ हमें ऐसे अलग अलग स्पीसीज देखने को नहीं मिले हैं ऑफ द सेम जेनस, बट यहाँ पे शिवापेथिकस के आपको 3 अलग अलग स्पीसीज भी देखने को मिलते हैं, एंड दे वर डिस्कवर्ड एट डिफरेंट places and they all are considered to be living at a certain point of time. आप इसको कुछ ऐसा मान सकते हैं, they were part of evolution. जैसे जैसे evolution हुआ, जैसे हम ह्यूमन बीइंग के evolution की बात करते हैं, उसी तरीके से शिवापेथिकस में भी कहीं ना कहीं कोई evolution चल रहा था, और उसी evolution के दौरान जो अलग अलग species आई, as you can see over here, उनके बारे में आपको बहुत डिटेल में नहीं जानना है, but at least you should be able to quote them while writing the answer. तो इसके अंदर शिवापेथिकस इंडिकस है। शिवापेथिकस इंडिकस जो है दैट इज कंसीडर्ड टू बी लिविंग अराउंड 12 मिलियन ईयर्स अगो टू 10 मिलियन ईयर्स अगो। वहीं आपके शिवापेथिकस शिवालेंसिस है, ये भी आपको लगभग 9 से 8 मिलियन ईयर्स अगो पहले देखने को मिले थे, और ये डिस्कवरी इनकी नॉर्दर्न पाकिस्तान जो आपका आज का पार्ट है, इंडिया पाकिस्तान का जो ऊपर वाला रीजन है, वहीं पे इनकी डिस्कवरी हुई थी। और जब आप शिवापेथिकस शिवालेंसिस की बात करते हैं तो इनका जो फॉसिल से पता लगा है कि लाइक हाउ दे माइट लुक लाइक, तो उनके हिसाब से साइज जो था वो चिंपैंजी के जैसा था, बट जो फेशियल मॉर्फोलॉजी थी दैट वाज मोर ऑफ एन ओरंगुटान, और मोस्टली दे यूज टू एट दी सॉफ्ट फ्रूट्स। ये कैसे पता चलता है, जो उनके टूथ के स्ट्रक्चर्स मिले थे उनसे पता चलता है, बिकॉज जनरली जब भी आप देखेंगे कि एक्सकवेशन के दौरान अगर कोई फॉसिल मिला है तो वो स्कल या स्कल से रिलेटेड कोई एक पार्ट्स ही होता है मोस्टली। आपको और दूसरे अलग अलग फॉसिल्स देखने काफ़ी कम मिलेंगे, मिल जाते हैं, बट स्कल आपको मोस्टली ज़्यादा देखने को मिलेगा। वहीं तीसरी है आपकी शिवापेथिकस परवड़ा। अब ये शिवापेथिकस परवड़ा जो है इसकी डिस्कवरी 1970s के दौरान हुई थी, और ये साइज में थोड़ा सा आपके शिवालेंसिस और इंडिकस से साइज में थोड़ा बड़ा था, और एंड हेल्प ड्राइव होम द एफिनिटीज ऑफ शिवापेथिकस विद द मॉडर्न ओरंगुटान। क्योंकि जब आप ओरंगुटान को कंपेयर करेंगे तो ओरंगुटान और ये जो शिवापेथिकस परवड़ा थी इसका साइज ऑलमोस्ट आपको प्रेजेंट डे ओरंगुटान्स की जो आप बात करते हैं सेम देखने को मिलेगा। तो दैट इज़ वाई like many of the scientists concluded also कि nevertheless the Shivapeticus are from the orangutan family. Of course size is only one factor, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है। Now anatomical characteristics of Shivapeticus की बात करें तो इसके अंदर certain points आपको mention करे हैं मैंने यहाँ पे, that you have to write as it is, मतलब आपको literally इसको रटना भी पड़ेगा। 1.5 meters which is 4.9 feet आपके similar जो modern day orangutans हैं उनके जैसी इनकी हाइट थी। फेस वॉज लाइक एक कनकेव फेस आप मान सकते हो विच इज़ मार्क्ड विद एन अपवर्ड प्रोफाइल। सो बेसिकली ये जो आपके प्रोग्नाथिज्म ऑग्नाथिज्म है उनसे डिफरेंट है, इट इज़ अ कंडीशन नोन एज दी एरोराइनजी। तो बेसिकली आई डेंट फाइंड एनी पर्टिकुलर पिक्चर दैट कैन प्रोजेक्ट दिस पर्टिकुलर कंडीशन, बट एनीवेज सो आइज़ की अगर आप बात करें तो दे वर सेट नैरोली अपार्ट, और नोज जो थे आपके स्मूथ नेचुरल फ्लोर्स थे। टीथ एंड जॉज काफ़ी आपको मतलब इन लार्ज टीथ्स एंड जॉज देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट दी चिक बोन्स वर ऑल्सो वेरी लार्ज, और ये सारी चीज़ें ये बताती है दैट दे वर ऑन टू दी च्यूइंग ऑफ हैवी फूड्स माइट बी, जिसके वजह से जो उनके दांत थे वो हैबिचुएटेड थे टू च्यू दी टफ फूड। वहीं अगर आप बॉडी की बात करें तो द बॉडी प्रपोर्शन सजेस्ट दैट दे स्पेंड सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम ऑन ग्राउंड एज वेल एज ऑन ट्रीज, एंड आई नीड नॉट टू टेल यू लाइक व्हाई दिस इज सो, बिकॉज हमने प्रीमेट
के फीचर्स के बारे में जब पढ़ा था, देन वी हैव डिस्कस दैट हाउ द टाइम स्पेंड ऑन ट्रीज एंड ऑन ग्राउंड कैन इन्फ्लुएंस द बॉडी, राइट. दूसरा, अभी तक हमने जितनी भी बात करी है, वी हैव सीन लाइक देयर आर सो मेनी सिमिलैरिटीज बिटवीन द शिवापेथिकस एंड द ओरांगुटान्स, बट देयर आर डिफरेंसेस ऑल्सो. और वो एक मेजर डिफरेंस ये है कि आपके जो शिवापेथिकस है, उनके जो मोलर के एनिमल्स हैं, जो तीत के एनिमल्स होते हैं, दे आर काइंड ऑफ एन वेरी थिक वन. बट इफ़ यू कंपेयर इट विद द ओरांगुटान्स, तो ओरांगुटान्स के जो एनिमल्स हैं, तीत एनिमल्स हैं, they are not that thick. They are kind of a wrinkled one. So this is one of the major dissimilarity between the Shivapithecus and the orangutans. Phylogenetic position of Shivapithecus की बात करें तो phylogenetic position of Shivapithecus is same as the Ramapithecus, जो हमने last lecture में discuss किया हुआ था, ठीक है. So this is the same literature, not the same, but this is directing towards the same thing, as you can see over here. जो आज के केस में हम acceptable phylogenetic status है, that is this one, okay, not this one. This one is the phylogenetic status before 1977. और वो क्यों था, ये सारी चीज़ें हमने पार्ट 1 में डिस्कस करी हुई. दैट इज़ व्हाई आई से रिपीटेडली कि आप लेक्चर्स को साथ साथ भी फॉलो करेंगे तो इट बिकम्स ईजियर फॉर यू एज वेल एज फॉर मी टू मेक यू अंडरस्टैंड. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नर्मदा मैन. सो नर्मदा मैन की जब आप बात करते हैं तो दिस होल्ड्स अ स्पेशल पोजिशन बिकॉज ये इंडिया के लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट था. हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों था. बट जब आप बात करें इस नर्मदा मैन की, तो बेसिकली दिस वॉज कैटेगराइज्ड एज दी होमो इरेक्टस. और जो डिस्कवरी थी इसकी वो की थी डॉक्टर अरुण सोनकिया ने ऑन 5 दिसंबर 1982, वेयर ऑफ कोर्स एज द नेम सजेस्ट आपके नर्मदा बेसिन में, ठीक है, जो आज के प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश का पार्ट है, वहाँ पे ये डिस्कवरी की गई थी. एंड दूसरी चीज़ ये है कि अब ये जो नर्मदा मैन थे, जैसा कि हमने शिवापेथिकस रामापेथिकस में देखा है, दे बिलोंग्स टू विच इपूच, तो उसी तरीके से आपके नर्मदा मैन जो है ये थोड़ा एडवांसमेंट हुआ अब प्लेओस्टोसीन की तरफ. एंड इफ़ यू रिमेंबर, जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ा है, जिसके अंदर हमने पेलियोलिथिक को डिटेल में डिस्कस किया है इन द लोअर मिडिल एंड अपर पेलियोलिथिक, उसके अंदर वी हैव सीन कि ये जो प्लेओस्टोसीन है, इसी प्लेओस्टोसीन इपूच में भी आपको प्लेओलिथिक एज देखने को मिलती है, राइट. सो दैट मीन्स कि ये जो नर्मदा मैन है कहीं ना कहीं आपके लोअर पेलियोलिथिक से बिलोंग करते हैं. दैट कैन बी काइंड ऑफ एन एट्रीब्यूटेड टू दिस, राइट. एंड इफ़ यू से कि ये होमो इरेक्टस इनको क्लासिफाई किया गया था, बेसिकली यू कैन से द आर्काइक मैन ऑल्सो. तो ये होमो इरेक्टस ही एज यू कैन सी फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द ह्यूमन एंसेस्ट्री, राइट. जहाँ पे आपकी एक ब्रांच यहाँ होमोसेपियन की और यहाँ दूसरी निएंडरथैलेसिस की है, राइट. नाउ डिस्कवरी, जैसा कि हमने अभी पहली स्लाइड में ही देख लिया कि डॉक्टर अरुण सोनकिया ने इसे नर्मदा बेसिन में डिस्कवर किया था. स्पेसिफिकली अगर आपको रीजन लिखना हो तो इट वाज दी हथनोरा विलेज, ठीक है, और ये लोअर पेलियोलिथिक फेज को बिलोंग करते हैं, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अ मिडिल प्लेओस्टोसीन दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, ठीक है. स्पेसिफिक फॉसिल की बात करें, जैसे कि हमने देखा था कि आपके शिवापेथिकस के केस के अंदर आपको जॉज मिले थे, राइट. और वहीं रामापेथिकस के केस में भी आपको जॉज के ही कुछ पोर्शन मिले थे. नर्मदा मैन के केस में क्या मिला था, तो नर्मदा मैन के केस में आपको कैलवेरिया मिला था. व्हाट इज दिस कैलवेरिया? सो अगर आप बायोलॉजिकल टर्म्स में बात करें तो जो स्कल का अपर पोर्शन होता है, एंड दैट टू लाइक नॉट द कंप्लीट स्कल, तो ये मिला था. एंड बेस्ड अपॉन दिस दी फर्दर स्टडीज एंड द रिसर्च वाज डन, ठीक है. और ये डॉक्टर अरुण सोनकिया ने जो ये फॉसिल फाइंड आउट किया था, तो ये पाया गया था ऑफ कोर्स नर्मदा रिवर पे. और नर्मदा रिवर है, सो दैट मीन्स कि वहाँ जो सॉइल होगी दैट इज़ ऑफ ए फ्लूवियल ओरिजिन. आपने ये सारे टर्म्स अपने ज्योग्राफी में ज़रूर पढ़ा हुआ होगा. तो फ्रॉम दैट इट वॉज डिस्कवर, ऑल्दो नॉट नेसेसरली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव. दूसरी एक चीज़ जो आपको याद ही रखनी है, दैट इज़ कि टीथ एब्सेंट थी. हमने शिवा और रामापेथिकस दोनों के ही केस में देखा था कि टीथ के बारे में हम कुछ ना कुछ पता लगा सकते थे बिकॉज आपको टीथ्स मिली थी उनकी. बट यहाँ के केस में, नर्मदा मैन के केस में, टीथ्स आपको मिले ही नहीं थे. तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट कि उनकी टीथ स्ट्रक्चर कैसी होंगी, उनके खाने पीने का तरीका कैसा होगा, राइट. और दूसरे एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एंथ्रोपोलॉजिस्ट विच इज़ डॉक्टर ए सांख्यान,
इनके हिसाब से जब इन्होंने ये जो पार्ट ऑफ स्कल को एनालाइज किया, देन ही कंक्लूडेड कि ये वाला जो स्कल था दैट मस्ट बिलोंग्स टू अ फीमेल. ठीक है, दैट इज वन ऑफ द थिंग. नाउ क्विकली लेट्स लुक एट देयर फीचर्स. सो बेसिकली इनके जो ब्रो रिजेस थे, दे हैव लाइक अ वेरी प्रोमिनेंट ब्रो रिजेस. और क्रेनियल कैपेसिटी जो स्कल से आपको पता चलता है वॉज अराउंड 1200 to 1300 cc. और हाइट जो थी उस वो ऐसा माना जाता है इट मस्ट बी शॉर्ट एंड स्टॉकी. और फाइलोजेनेटिक पोजीशन की अगर आप बात करें, सो बेसिकली अरुण सोनकिया ने जो इस पर्टिकुलर स्पीसीज को नाम दिया था वॉज द होमो इरेक्टस नर्मदनसीस. सो ये नाम इसलिए दिया गया था बिकॉज एज पर द एनालिसिस, एज पर द रिकॉर्ड्स, क्योंकि जो ये फॉसिल मिले थे इसके साथ साथ बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स के भी कुछ डिपॉजिट्स मिले थे. दीज एनिमल्स वर लाइक कैटल, बफेलो, एलिफेंट्स. और इसके अलावा भी कुछ ऐसे एनिमल्स थे, वाइल्ड एनिमल्स थे जिनके फॉसिल्स मिले थे. एंड दोज एनिमल्स बिलोंग्स टू काइंड ऑफ एन मिडिल प्लेओस्टोसीन पीरियड. और मिडिल प्लेओस्टोसीन पीरियड दैट कोइंसाइड्स विद योर लोअर पेलियोलिथिक वाला पार्ट. तो उस टाइम से इनको रिलेट किया गया. और दूसरी चीज़ जो थी, जो कुछ आसपास से आपको टूल्स मिले थे, लाइक हैंड एक्सेस मिले थे, क्लेवर्स मिले थे, तो दीज टाइप्स ऑफ टूल्स वर अवेलेबल ड्यूरिंग द लोअर पेलियोलिथिक पीरियड विच इज़ अगेन द एचलूनियन टूल्स. और इनके बेसिस पे ये माना गया कि ये जो नर्मदा मैन है दे मस्ट बिलोंग्स टू दिस होमो इरेक्टस कैटेगरी. और होमो इरेक्टस ये हो गया और नर्मदा मैन से उनको नर्मदेंसिस कहा जाने लगा, राइट. और ये रहा इनका फाइलोजेनेटिक चार्ट दैट यू कैन सी कि होमोसेपियन लीनियस के भी बहुत सारे अलग अलग स्पीसीज हैं जो आप देखेंगे अलग अलग जगह पे पाए गए हैं. दैट इज इन योर अफ्रीका, यूरेशिया, एशिया में भी कई जगह पे हैं. तो हमारे लिए ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो यू मस्ट रिमेंबर दिस. और अगर आप सिग्निफिकेंस की बात करें कि ये नर्मदा फॉसिल का सिग्निफिकेंस क्या है, तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस दैट यू कैन से फॉर इंडिया कि इसने इंडिया को फॉसिल मैप पर ला दिया. अर्लियर इंडिया में कोई भी अदर फॉसिल डिस्कवर नहीं हुए थे. सो दिस वॉज वन सच थिंग दैट इज़ देयर. दूसरी बात ये है कि एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि ये सिग्निफिकेंस तो आपके इंडिया एंड एशिया के लिए हो गया, चलिए मान लेते हैं. बट ये वाला एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस इसलिए भी है क्योंकि इसने जो अफ्रीकन होमो इरेक्टस है, हमने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं 1.6 में कि कैसे होमो इरेक्टस आपको अफ्रीका में मिलते हैं, अफ्रीका से बाहर गए तो वो किस तरह से उनका ट्रांजेक्शन हुआ, ये सारी चीज़ें हमने देखी हुई हैं. तो ये जो अफ्रीकन होमो इरेक्टस है और अफ्रीकन होमो इरेक्टस जिसको आप होमो हैबिलिस भी कहते हैं, और इनके बाद कैसे आपके होमो इरेक्टस, एशियन होमो इरेक्टस, ये ट्रांजिशन कैसे हुआ, इसके बारे में कहीं ना कहीं एक सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. दूसरा, इंडिया का सॉइल काफ़ी एसिडिक है जिसकी वजह से आपको फॉसिल्स जो रहे भी होंगे वो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, मतलब यू आर नॉट बीइंग एबल टू फाइंड दैट. तो उसकी वजह से भी अगर आपको इंडिया में कुछ फॉसिल्स मिले हैं तो दैट होल्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से भी अगर आप देखें. और दूसरी चीज़ ये है कि जो लोअर पैलियोलिथिक का माना गया, बिकॉज आपने इस नर्मदा मैन को लोअर पैलियोलिथिक टाइम पीरियड में रखा और हमने देखा कि ये होमो इरेक्टस के बाद आपका ह्यूमन बीइंग का ट्रांजिशन हुआ है. तो दैट मीन्स कि लोअर पैलियोलिथिक के बाद से भी बहुत सारे चेंजेस ह्यूमन बीइंग में आए हैं. एंड दैट्स हाउ यू सी दैट देयर वाज वेरियस सिग्निफिकेंट मूवमेंट, चाहे वो आपकी फायर की डिस्कवरी से लेके हो, चाहे वो टूल्स पे ट्रांजिशन हो, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको देखने को मिली विथ दिस काइंड ऑफ एन एवोल्यूशन. तो यही सारी चीज़ें पॉइंट्स में आप बना के लिख सकते हैं. दिस इज जस्ट लाइक फ्यू थिंग्स टू टेल यू, बट आप अपने हिसाब से भी इसको अच्छे से मेंशन कर सकते हैं. इस डिबेट, बिकॉज अगर फॉसिल की डिस्कवरी हुई है तो वो बिना डिबेट के चली जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता. तो नर्मदा मैन को लेके क्या डिबेट थी? सो बेसिकली नर्मदा मैन को लेके डिबेट ये थी कि जहाँ डॉक्टर अरुण सोनकिया ने नर्मदा मैन को होमो इरेक्टस वाली कैटेगरी में रखा था, डॉक्टर मैरी एंटनी डी लुम्नी का मानना था कि ये होमो इरेक्टस के जो एडवांस्ड वर्जन होते हैं, दैट इज़ यू कैन से कि ये होमो इरेक्टस के भी इवॉल्व वर्जन थे. ही सेड दैट टू बी एन इवॉल्व होमो इरेक्टस. ऐसा क्यों कहा उन्होंने? बिकॉज उन्होंने जो अलग अलग फॉसिल्स थे जो कि आपके एशिया के अलग अलग पार्ट्स में मिले थे, लाइक फॉर एग्जांपल चाइना, और कुछ जो फॉसिल्स थे अफ्रीका के जो होमो इरेक्टस के थे,
इन फॉसिल्स को जब उन्होंने स्टडी किया तो इन्होंने पाया कि जो एवरेज आपकी क्रेनियल कैपेसिटी होती है फॉर दिस नर्मदा मैन, इट वॉज much more than the required category for the Homo erectus, and that's why he said कि ये Homo erectus तो नहीं हो सकते हैं स्पेसिफिकली, ये हो सकता है Homo erectus से कोई एडवांस्ड वर्जन ज़रूर हो। और इसके ऊपर देयर वाज अनदर इन्वेस्टिगेटर, अमेरिकन इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर केनेथ AR कैनेडी। तो इन्होंने भी ये कहा कि जो आपके जो भी स्कल की डिस्कवरी हुई थी, लाइक द पार्ट्स ऑफ स्कल जो डिस्कवर हुआ था, इनके अलग अलग टाइप के मेजरमेंट और स्टडीज़ जो अपने उनके स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स होते हैं उनको करने के बाद उन्होंने ये पाया कि ये जो आपके नर्मदा मैन है, दे शुड बी reassigned to the early Homo sapiens and not to the Homo erectus. So this is all about the debate कि categorization. So basically जहाँ कहीं भी आप इन species को related debate देखेंगे, you should be sure कि कहीं ना कहीं उनकी phylogenetic position को लेके ही debate हो रहा होगा, ठीक है? So this is it for the Narmada man, and with this we have covered the entire topic 1.2, and I'll come up with the next lecture which is 1.3 very soon. Thank you so much.